अध्याय नंबर 18 भारतीय कृषि से संबंधित है और इसको दो खंडों में पढ़ेंगे। इसका पहला खंड हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि के महत्व है, कृषि के प्रकार, उसी से संबंधित हम पढ़ेंगे और उनमें से एक क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का, तो ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके खंड, पहले खंड की। उसके बाद दूसरा जो खंड रहेगा उसमें हम कृषि के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गेहूं कृषि है, चावल कृषि है, गन्ना कृषि है, कपास कृषि है, उनके वितरण, भौगोलिक की स्थिति और वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कृषि के बारे में। अब देखो, पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय कृषि की प्रणाली है वो कोई आधुनिक नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। आज से पहले भी प्राचीन काल में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये साक्ष्य मिला है कि भारतीय कृषि प्रणाली है वो शुरुआत से ही चली आ रही है। उसमें एक विश्व स्तर पर सर्वे किया गया था, विविलो नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये बताया था कि जो 9 क्षेत्र उसने तय किए गए थे, उन 9 क्षेत्रों में भारत को भी सम्मिलित किया गया था कि कृषि की शुरुआत करने में भारत की भूमिका है। तो ऐसा माना जाता है कि कृषि की शुरुआत है वो भारतीय भूमि से हुई है। भारतीय जो नदी घाटी क्षेत्र है, सिंधु घाटी क्षेत्र है, वहीं से कृषि की शुरुआत हुई है। लेकिन पहले कृषि की जो प्रणाली थी वो प्राचीन थी, परंपरागत निर्वहन कृषि की प्रणाली थी, केवल जीवन निर्वाह के रूप में कृषि करते थे। लेकिन धीरे धीरे कृषि का स्तर है वो बदला। वो कब से बदला? देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में जो जीवन निर्वाह केवल परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से जो कृषि होती थी उनमें बदलाव किया गया। और 1966 में जाकर के, यानी 1960 का जो दशक है उसमें 1966 में जाकर के हरित क्रांति को अपनाया गया था। उस क्रांति ने जो जीवन निर्वाह कृषि थी, जो परंपरागत ढंग से जो कृषि की जाती थी, उसका स्वरूप बदल दिया। वो स्वरूप ऐसा बदला कि जो जैविक खाद को काम में लेते थे, जो परंपरागत ढंग से जो कृषि करते थे, उनके स्थान पर रासायनिक और कीटनाशक दवा का उपयोग ज्यादा होने लगा और व्यापारिक फसलों का स्तर है वो बढ़ा। तो उनसे फायदा भी हुआ है और हरित क्रांति के कुछ नुकसान भी हुए, तो उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे और ये सारा मैटर है वो इसी चैप्टर में चलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसमें जीडीपी का जो स्तर है विश्व स्तर में, यानी जो व्यापार का स्तर है, उसमें भारतीय कृषि का योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि का योगदान कितना है? वो है 17.5%। 17.5%, जिसको जीडीपी के रूप में नाम से भी जाना जाता है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब उसके बाद दूसरी स्थिति यह बनती है कि निर्यात के रूप में कृषि का योगदान। निर्यात के रूप में जितना निर्यात किया जाता है, भारतीय कृषि का जो स्तर है वो कितना आता है? 12.7%। 12.7% भाग है वो भारतीय जो निर्यात की प्रणाली है उसमें भूमिका किसकी रहती है? वो कृषि की रहती है। और वो कितनी रहती है? 12.7% के रूप में रहती है। अब ये बात हो गई सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी व्यापार, यानी विदेशों से जो आय कमाने का जो स्तर है उसमें 12.7% योगदान भारतीय कृषि का भारत सरकार को है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनका महत्व, कृषि का महत्व है। सबसे पहला टॉपिक ये बनता है और 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, याद रखना। यानी यहां से ये टॉपिक ये बनता है कि कृषि के कौन कौन से महत्व है। अब कृषि से खाद्यान्न, 1 नंबर की बात हम करते हैं। कृषि से अनाज उत्पादन होता है, अनाज उत्पादन 1 नंबर में तो हो गया। नंबर में तो नंबर 2 उसमें ये बनता है रोजगार का अवसर, का अवसर, यानी कृषि की वजह से भारत की आज लगभग 60% जो जनसंख्या है वो इस कृषि से ही रोजगार प्राप्त करती है। यानी कहने का मतलब दूसरा जो महत्व बनता है वो रोजगार का अवसर प्रदान ये कृषि करती है। अब तीसरे स्तर पर अगर लिया जाए तो विदेशी व्यापार, ये भी एक महत्व है। विदेशी व्यापार, या हम ये भी लिख सकते हैं विदेशी मुद्रा, मुद्रा प्राप्त करना, ये भी एक इसका महत्व है। यानी
ज्यादातर व्यापारिक कृषि या जैसे हम बात करते हैं चाय की बात करते हैं, कुछ मसाले की फसलों की बात करते हैं, उनका निर्यात होता है और निर्यात के बदले में विदेशी मुद्रा है वो भारतीय कृषि से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक चौथा पॉइंट ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख साधन बनाता है, राष्ट्रीय आय का साधन। पॉइंट नंबर 4 हो गया, जैसे भारतीय कुल राष्ट्रीय आय है उसमें योगदान कितना है, ये तो प्रतिशत के रूप में हमने विदेशी व्यापार के रूप में और सकल घरेलू उत्पाद के रूप में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जीडीपी के रूप में कितना योगदान है, 17.5% योगदान इसका जीडीपी के रूप में आता है। अब उसके बाद में अगर देखा जाए राष्ट्रीय आय के बाद में उद्योगों के लिए कच्चा माल, 5 नंबर, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करना। तो ये 5 में तो याद रखना, अनाज का उत्पादन करना, रोजगार दिलाना, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में योगदान, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में, और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने में भी भारतीय कृषि का विशेष योगदान रहा है। इनके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि इनका महत्व है वो ज्यादातर जीवन निर्वाह कृषि होने के कारण ग्रामीण लोगों का रोजगार स्वरूप है वो कृषि ही बनी हुई है। उसके बाद में हम अगला टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे 2 नंबर का, वो पढ़ेंगे कृषि की विशेषता। ये तो हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन महत्व के रूप में। अब उसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे, कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी है, और 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषता बताइए। देखो अगला क्वेश्चन बन रहा है भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं। अब जो हमने महत्व पढ़ा है उनमें भी 1-2 विशेषता छुपी हुई है तो उनसे भी सहयोग मिल सकता है, लेकिन अब विशेषता की बात करें तो 1 नंबर पहली विशेषता ये बनती है कि मानसून की निर्भरता, या भारतीय कृषि वो मानसून पर निर्भर है, तो 1 नंबर ये बनता है मानसून पर निर्भरता, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट ये बन गया कि जनसंख्या की निर्भरता, जनसंख्या की निर्भरता, ये पॉइंट इस आधार पर है कि ज्यादातर लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। रोजगार के रूप में देखा जाए लोगों का जो खाद्यान्न 98% वो कहां से प्राप्त होता है, वो इस कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो 2 स्थिति ऐसी आ गई। अब तीसरी विशेषता ये बनती है कि भारत में सिंचाई का अभाव है, सिंचाई का अभाव ये भी एक विशेषता है, यानी भारत में वर्षा कम होती है और कम वर्षा होने के कारण ज्यादातर शुष्क कृषि की जाती है, और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण ज्यादातर भूमि है वो ऐसे पड़ी रहती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चारा फसलों का अभाव, नंबर 4 चारा फसलों का अभाव, ये भी एक विशेषता बनती है कि भारतीय कृषि से जो पशुपालन और कृषि प्रणाली एक साथ बनती है तो उसमें जितना चारा प्राप्त होना चाहिए भारतीय कृषि से उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये भी एक इनकी विशेषता बनती है। ये उस समस्या में भी, अगर समस्या पूछी जाए भारतीय कृषि की तो ये समस्या में भी आ सकता है। उसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो 1-2 विशेषता और भी तो भी आप लिख सकते हो कि भारतीय किसान है वो अशिक्षित होना, यानी अज्ञानता की वजह से, और कृषि प्रणाली में जो परंपरागत स्तर है जिसकी वजह से भी उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। ये आगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषता बताइए। मानसून पर निर्भरता, जनसंख्या पर निर्भरता, सिंचाई का अभाव, चारा फसलों का अभाव, किसानों का अशिक्षित होना, अज्ञान होना, परंपरागत ढंग से कृषि करना, इस प्रकार के और भी विशेषता आप लिख सकते हो। अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, वो बनेगा यहाँ पर विशेषता नहीं, वो बनेगा समस्या से संबंधित। यानी 1 नंबर हमने पढ़ा महत्व है,
उसके बाद भारतीय कृषि की विशेषता, और इस 3 नंबर में हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं। तो यहाँ से इन तीनों में से एक पर्सन है वो जरूर आ सकता है कि भारतीय कृषि की समस्या बताइए, भारतीय कृषि की विशेषता बताइए, कोई भारतीय कृषि के कोई 4 महत्व है बताइए। देखो भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याएं, ये लीजिए 4 समस्या। यानी समस्या के रूप में भी 4 नंबर का एक पर्सन है, सॉरी 2 नंबर का पर्सन है वो बन सकता है, 4 नंबर का तो नहीं बनेगा, 2 नंबर का जरूर बनेगा। नंबर 1 समस्या है जनसंख्या बढ़ती, जनसंख्या वृद्धि। यानी कहने का मतलब है कृषि का आकार उतना ही है, लगातार घट रहा है कृषि का आकार, और वो किसके कारण घट रहा है, वो जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है उसके कारण घट रहा है। तो ये भारतीय कृषि के सामने एक प्रमुख समस्या का स्तर बन रहा है। दूसरा ये बन रहा है भूमि का असमान वितरण। दूसरी समस्या है भूमि का असमान वितरण। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है वो एक समान नहीं है। कहीं पर मैदानी भाग है वो कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन जो पठारी प्रदेश है, जो पर्वतीय प्रदेश है, जहां पर घेरे घेरे गर्त है, उन स्थानों पर कृषि करना संभव नहीं हो पाता है। और वो एक समस्या भी है कि भारत की जो भूमि है वो एक समान नहीं है, उसमें उबड़ खाबड़ की स्थिति भी है, समतल भूभाग भी है, पठारी प्रदेश भी है, और ये सारी समस्या है उनके कारण ये भारत में हर क्षेत्र में हर प्रकार की कृषि नहीं हो पाती है। अब उसके बाद 3 नंबर समस्या हम ये पढ़ते हैं न्यूनतम उत्पादकता। न्यूनतम उत्पादकता, न्यूनतम उत्पादकता का मतलब यह है कि प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है तो भारतीय किसानों को उतनी आय नहीं मिल पाती है जितनी वो आशा करते हैं। तो आशा के अनुरूप उनको आय नहीं मिलने का मतलब है कि किसान का जो आत्मविश्वास है वो टूट जाता है, और जिनकी वजह से कृषि की उत्पादकता भी घटती है और कृषि क्षेत्र वो उनकी जुताई वो कम करते हैं, जिनकी वजह से कृषि का आकार बढ़ जाता है और उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। अब 4 नंबर ये है कि मौसम की मार। मौसम की मार, अब मौसम की मार किस प्रकार से, वो इस प्रकार से कभी बाढ़ का आना और कभी सूखे की स्थिति, कभी सूखे की स्थिति कभी बाढ़ की स्थिति। तो सूखा और बाढ़ की वजह से भी भारतीय जो फसल है वो नष्ट हो जाती है और ये एक समस्या बन जाती है। यानी पकी पकाई फसल बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाती है, और कभी कभार फसल की बुआई तो हो जाती है लेकिन उसके बाद में वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फसल है वो सारी नष्ट हो जाती है। इसके बाद में भी आप अगर एक दो समस्या और लिखना चाहते हो, जैसे किसान है अपने आप को एक भाग्यवादी विचार के माध्यम से समझता है कि अपने भाग्य पर निर्भर करता है वो। भारत में सिंचाई के संसाधनों का अभाव होने के कारण भारतीय कृषि की एक प्रमुख ये समस्या है। भारतीय किसान अशिक्षित है, वो भी एक भारतीय कृषि की एक समस्या है, और ज्यादा लाभ न मिल पाना वो भी भारतीय कृषि की समस्या है। और जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है उन योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना वो भी भारतीय कृषि की एक समस्या है। तो इस प्रकार से अनेक समस्या है, लेकिन अगर 4 समस्या पूछ जाए तो 4 समस्या के बारे में ही आपको बताना होगा। तो ये पॉइंट हो गया किसका, समस्या का। अब इसके बाद में पढ़ेंगे भारतीय कृषि के प्रकार। यानी यहाँ पर 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कृषि का महत्व के रूप में, उसके बाद में कृषि की विशेषता, और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है समस्या। इन तीनों में से एक क्वेश्चन है वो पूछ दिया जाता है, तो कोई हार्ड भी नहीं बन रही, यानी सरल सरल स्थिति इनकी महत्व की विशेषता की और समस्या की लगभग स्थिति भी कॉमन सी बन रही है। इसमें ज्यादातर पॉइंट है वो एक दूसरे से मिले जुले भी है। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय कृषि के प्रकार, और मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार दिए गए हैं। कृषि के प्रकार, अब इसके 2 प्रकार कौन कौन से दिए गए वो पहले के, उसमें
उसमें 1 नंबर और यहाँ पर है 2 नंबर। पहला इसका प्रकार दे रखा है वो है निर्वहन या जीवन निर्वहन, जीवन निर्वहन कृषि, ये इसका पहला भाग है। और दूसरा भाग बनता है व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि। ये भारतीय कृषि के दो भेद है, यानी जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा भेद है व्यापारिक कृषि। पहले तो इन दोनों में तुलना करते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि का मतलब क्या है। जीवन से देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें नाम से पता चल रहा है जीवन जीने के लिए, यानी वह कृषि प्रणाली जिसकी बुआई का मूल उद्देश्य रहता है केवल अपने परिवार की उदर पूर्ति का। अगर उसमें उद्देश्य रहता है उस कृषि को जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। और दूसरी कृषि ये बनती है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब ये होता है कि परिवार की पूर्ति के बाद उसके उत्पाद को बाजार में बेच करके आय प्राप्त करना, यानी उसका व्यापार करना, वो कृषि कौन सी कहलाती है, व्यापारिक कृषि के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके भेद पढ़ रहे हैं, जीवन निर्वाह कृषि के भेद पढ़ेंगे। उसमें देखो दो भेद दे रखे हैं, यानी कृषि के दो प्रकार, जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। इसमें दो भेद पढ़ रहे हैं, किसके, जीवन निर्वाह कृषि के दो भेद पढ़ रहे हैं। उसमें दो भेद कौन कौन से, देखो एक तो आदिम निर्वहन, आदिम निर्वहन, और दूसरा भेद बनता है गहन निर्वहन, गहन निर्वहन। अब दो भाग बने हैं इसके, किसके, जीवन निर्वाह कृषि के। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, आदिम निर्वहन कृषि किसे कहते हैं, गहन निर्वहन कृषि किसे कहते हैं। अब इन दोनों भेदों की अगर हम तुलना करें यहीं पर, तो तुलना में ये बनता है आदिम निर्वहन कृषि दो होती है जो प्राचीन ढंग से, प्राचीन प्रणाली की स्तर पर ही वो कृषि की जाती है, और उसमें ज्यादातर वो स्तर रहता है जो केवल परिवार के भरण पोषण पर ही आधारित रहता है। गहन निर्वहन कृषि, इसमें दो भेद, एक तो चावल प्रधान और एक गेहूं प्रधान, यानी इसमें ज्यादातर उस प्रकार की कृषि की जाती है जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होता है। गहन का मतलब होता है जनसंख्या का दबाव वहां पर ज्यादा होता है, तो इस प्रकार की कृषि वहां पर की जाती है जिसका नाम दे रखा है गहन निर्वहन कृषि। अब देखो इस आदिम निर्वहन कृषि है, उसके भी दो भेद दे रखे हैं। आदिम निर्वहन जो कृषि है उसके भी दो भेद है, और वो कौन कौन से हैं, एक तो स्थानांतरित कृषि, एक भेद स्थानांतरित कृषि, और दूसरा भेद है स्थायी कृषि, स्थायी कृषि। ये दो भेद है, यानी आदिम निर्वहन कृषि के दो भेद है, एक तो स्थानांतरित कृषि, एक स्थायी कृषि। शायद आपको नीचे तक नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि नीचे इसके दो भेद है आदिम निर्वहन कृषि के। उसमें पहला भाग है स्थानांतरित और दूसरा भाग इसका भेद है स्थायी कृषि। यहाँ पर नाम लिख रहा हूं दोनों का। स्थानांतरित, पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं, यानी यहाँ पर जो दो भेद है उसमें स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है, ये परिभाषा तो शुरुआत से चली आ रही है, यानी कहने का मतलब कक्षा 8 में भी हमने ये पढ़ा है, कक्षा 10 में भी ये हमने पढ़ा है। तो यही बात है कि स्थानांतरित का मतलब है स्थान बदल बदल के, यानी जैसे यहाँ पर कृषि की जाती है, एक स्थान पर पेड़ों को काट करके जला करके यहाँ पर 2 से 3 साल कृषि की जाती है, और ये भूमि है वो जैसे अनुपज होती है, अनुपज होने के बाद इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, अगले क्षेत्र पर जाकर के पेड़ पौधों को साफ करके यहाँ पर उनको जला करके ये कृषि करते हैं। तो कहने का मतलब ये लोग है वो अपने स्थान बदल बदल करके ये कृषि करते हैं। तो भारत में इस प्रकार की कृषि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उसमें देखो अगर देखा जाए तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, जो स्थानांतरित कृषि है उसमें भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वहां पर उनको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और सम्मिलित करने के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्र में किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको झूमिंग कृषि, जिसमें खासतौर से आसाम राज्य में आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी और छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर इसको बेवर, कौन सा नाम दे रखा है, बेवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला जो स्थान मैं बता रहा हूं आपको, पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट में इसको किस नाम से जाना जाता है? वहां पर अंतरिक, अंतरिक के नाम या कुमारी अंतरिक, कुमारी अंतरिक के नाम से जाना जाता है। केरल, केरल में स्थानांतरित कृषि को पोनम, यानी केरल में स्थानांतरित कृषि को पोनम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल के नाम से जाना जाता है, खिल। याद रखना ये सारे। यानी सुमेलित के लिए 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको झुमिंग कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको वेबर के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी अंतरिक के नाम से, केरल में इसको पोनम के नाम से, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल के नाम से, और आंध्र प्रदेश में, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसको पोदू, पोदू के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पोदू, यहाँ पर पोदू या पेंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है और परिभाषा और इसके नाम वो मैंने बता दिए। तो ध्यान रखना, इनमें सुमेलित के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके उदाहरणों के बारे में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब देखो तो स्थायी कृषि 2 नंबर, दूसरा भाग जो आदिम निर्वहन कृषि का जो भाग बनता है वो बनता है स्थायी, स्थायी कृषि। अब देखो स्थायी कृषि की परिभाषा क्या बनती है? पहली बात ये कि वह स्थानांतरित कृषि जो स्थान बदल बदल के जो कृषि प्रणाली होती थी, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ गई वहां पर, और जनसंख्या बढ़ने के बाद वो कृषि स्थानांतरित नहीं हुई है, वो क्या हो गई है? स्थायी कृषि। यानी वो एक ही जगह पर कृषि करने लगे, तो जो पहले स्थान बदल बदल के कृषि करते थे, अब वो स्थान बदल के कृषि नहीं करते, वो एक स्थान पर कृषि करने लगे, जिनकी वजह से वहां पर उनका नाम दे दिया गया स्थायी कृषि के नाम से। तो ये 2 भेद हो गए किसके? आदिम निर्वहन कृषि के नाम से जाना जाता है उसको। अब आदिम निर्वहन कृषि ये जो स्थायी कृषि है, ये कहां कहां पर होने लगी है भारत के अगर मानचित्र में देखा जाए? तो यहाँ पर जो हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि होती थी, अब धीरे धीरे स्थायी कृषि बन गई है। यहाँ पर जो पहाड़ी ढलानों में ये ज्यादातर जो स्थलांतरित कृषि होती थी, वहां पर भी ये एक स्थायी कृषि बन गई है। राजस्थान के कुछ क्षेत्र में जहां पर ये स्थानांतरित कृषि होती थी, वहां पर भी ये स्थायी कृषि का रूप ले लिया है। और इन पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में भी ये कृषि धीरे धीरे इसके रूप लेती जा रही है, स्थायी कृषि का रूप लेती जा रही है। अब हम बात करेंगे दूसरे भेद का। किसका भेद है? जीवन निर्वाह कृषि। इसके 2 भेद, आदिम निर्वाह, यानी इसके 2 भेद हमने पढ़े थे, पहले तो जीवन निर्वाह और व्यापारिक। अब जीवन निर्वाह कृषि के 2 भेद हमने पढ़े हैं, आदिम निर्वहन, गहन कृषि। आदिम निर्वहन के 2 भेद है, स्थानांतरित और स्थायी कृषि। अब जीवन निर्वहन जो कृषि है उसके भी 2 भेद है, इसके भी 2 भेद है। उसमें जो पहला भेद बनता है वो कौन सा बनता है? चावल प्रधान, चावल प्रधान क्षेत्र। और दूसरा भेद बनता है वो बनता है गेहूं प्रधान, गेहूं प्रधान क्षेत्र। यानी इसके भी 2 भेद है। गहन निर्वहन की अगर परिभाषा पूछी जाए, गहन का मतलब होता है ज्यादा, यानी लोगों का जहां पर जमाव ज्यादा है, लोगों का दबाव ज्यादा है, भूमि कम लोग ज्यादा, उन स्थलों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें एक तो आती है चावल प्रधान, एक आती है गेहूं प्रधान। इन दोनों की अलग अलग विशेषता पड़ेगी। चावल प्रधान देखो यहाँ पर उनको बता रहा हूं दोनों के बारे में, चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि। पहला 1 नंबर है चावल प्रधान। ये चावल प्रधान कृषि उन स्थानों पर की जाती है जहां पर वर्षा अधिक होती है, यानी आवश्यकता से ज्यादा, यानी कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पर वर्षा होती है। और ऐसा क्षेत्र भारत में देखो कहां पर बनता है? ऐसा क्षेत्र बन रहा है, एक तो ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा बनता है जिसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, आसाम आता है, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है। यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। एक जितने भी ये डेल्टा भाग बने देखो यहाँ पर, इस डेल्टा भूभाग में भी यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? चावल प्रधान कृषि की जाती है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है या सिंचाई के साधन ज्यादा है। अब दूसरा इसका भेद ये बनता है कि जहां पर वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन भी सीमित है, उन स्थानों पर गेहूं की कृषि की जाती है। और वो स्थान देखो भारत में कहां पर बनते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग बनता है, राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, और यहाँ पर गुजरात का कुछ क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। ये क्षेत्र ऐसे बनते हैं जहां पर वर्षा का स्तर कम है, और एक चावल की वजह, चावल प्रधान क्षेत्र है, उनकी वजह यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो उन क्षेत्रों पर चावल की कृषि नहीं करके कौन सी कृषि की जाती है, गेहूं प्रधान कृषि की जाती है। और ये गेहूं प्रधान कृषि कौन से भेद में आती है, गहन निर्वहन। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर ये चावल और गेहूं की कृषि होती है वहां पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, यानी ये स्वरूप बदला है इसका। अब हम बात करेंगे व्यापारिक कृषि के बारे में। तो ये मैं पूरी सारणी मिटा रहा हूं, और इसका दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, यानी कृषि के प्रकार का पहला भेद मैंने बता दिया आपको, इसी का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, और वो भेद कौन सा है, व्यापारिक कृषि के रूप में। और इनके भी अलग अलग प्रकार है, व्यापारिक कृषि है उनके भी भेद अलग अलग है, तो इनको मिटा करके बता रहा हूं। देखो, व्यापारिक कृषि, अब इनके भेद पढ़ेंगे नीचे। ये दूसरे नंबर का पॉइंट था, दूसरे नंबर का प्रकार था, यानी भारतीय कृषि के दो प्रकार थे, एक तो आदिम निर्वहन, दूसरा व्यापारिक कृषि के रूप में। अब व्यापारिक कृषि का जो पहला भाग बनता है वो कौन सा बनेगा, आर्द्र एवं शुष्क कृषि। पहला भाग कौन सा बनेगा, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, शुष्क कृषि। अब देखो भारत के मानचित्र में पढ़ेंगे इनको साथ साथ में। मानचित्र में पढ़ते जाएंगे कि ये आर्द्र और शुष्क कृषि पहले तो परिभाषित कीजिए। प्रश्न ऐसे आएगा कि आर्द्र एवं शुष्क कृषि को परिभाषित कीजिए। तो आर्द्र कृषि वहां पर की जाती है कि जहां पर फसल की बुआई की जाती है, उस फसल की जितनी वर्षा की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा वर्षा होती है, यानी उन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र। एक तो ये भाग बनता है। एक भारत का यहां से लेकर के ये पूरा पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर देखो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र बनता है। एक तो ये डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पर भी जल की उपलब्धता अधिक है। तो इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि की जाती है, आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि की अगर परिभाषा पूछी जाए तो वह कृषि जिनको जितने जल की आवश्यकता है उनसे ज्यादा अगर वहां पर जल है उपलब्ध है, यानी जितने जल की आवश्यकता है उनसे ज्यादा जल वहां पर उपलब्ध है, तो इस प्रकार के क्षेत्र में की जाने वाले कृषि को आर्द्र कृषि के नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र मैंने आपको भारत के मानचित्र में बता दिया है। दूसरा भेद इसका बनता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि वह कृषि जहां पर वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, यानी वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, और यहां पर वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा अधिक। इनमें ये तो एक तो प्रमुख भेद बनता है वर्षा का, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, ये शुष्क कृषि कहलाती है, यानी जहां पर वर्षा कम होती है। अब ऐसे क्षेत्र कहां पर बनते, देखो ऐसे क्षेत्र बन गए राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र बनते हैं। और कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी यहाँ पर बनता है जहां पर वर्षा कम होती है। एक जो यहाँ पर अल्पवृष्टि, या कहने का मतलब कि जो एक छायावादी केंद्र बन रहा है जहां पर वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, शुष्क कृषि। जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन स्थानों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। ये इसका भेद नंबर 1 है, किसका, व्यापारिक कृषि का। यानी आर्द्र स्थानों पर और शुष्क स्थानों पर व्यापारिक फसल बोई जाती है, जैसे शुष्क क्षेत्रों में जो दलहन के रूप में जो फसल बोई जाती है या कपास के रूप में जो फसल बोई जाती है उनको बेच करके आय प्राप्त की जाती है, तो ये व्यापारिक का भेद। लेकिन इनको दो ऐसे खंडों में बांटा गया है कि एक तो ज्यादा पानी वाले स्थानों पर करना, एक जहां पर वर्षा की स्थिति कम बनती है उन स्थानों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब इसके दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे। भेद नंबर 2, गहन व विस्तरण।
विस्तरण कृषि। अब देखो गहन और विस्तीर्ण ये दो प्रकार के भेद दे रखे हैं। यहां पर विस्तीर्ण तीर्ण यानी विस्तीर्ण कृषि। गहन कृषि का मतलब ये होता है जहां पर जनसंख्या दबाव ज्यादा हो, जनसंख्या का अधिक दबाव, अधिक दबाव, जहां पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो ऐसा क्षेत्र भारत में कहां पर बन रहा है, ये पूरा क्षेत्र उत्तर का मैदान। यहां पर जनसंख्या दबाव ज्यादा है, ये डेल्टा क्षेत्र, यहां पर भी जनसंख्या दबाव ज्यादा बन रहा है। तो उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। अब गहन कृषि की विशेषता ये बनती है, उनकी विशेषता भी पूछी जा सकती है, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। याद रखना आर्द्र कृषि की विशेषता पूछी जा सकती है, शुष्क कृषि की विशेषता पूछी जा सकती है, गहन की विशेषता, विस्तीर्ण की विशेषता। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इन्हीं में विशेषता छुपी हुई है। देखो गहन कृषि का मतलब वो होता है कि जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है तो वहां पर ज्यादातर ऐसी फसलें बो जाती है जो साल में एक या दो या तीन फसल है वो एक ही साल में ले ली जाती है। वहां पर लोगों की बजाय जो क्षेत्र रहता है वो छोटा रहता है, यानी जनसंख्या ज्यादा भूमि कम। ज्यादातर लोग है वो श्रमिक के रूप में स्वयं ही काम करते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में है वो श्रमिक ही काम करते हैं, मशीनरी से काम है वो कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की अधिकता रहती है इसके कारण, और यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है। तो उन स्थानों पर है वो गहन और ज्यादातर है वो कम क्षेत्र पर ज्यादा उत्पादन के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इन पॉइंटों में विशेषता भी छुपी हुई है। अगर विशेषता के बारे में पूछे जाए तो ये ध्यान रखना आप गहन निर्माण कृषि जहां पर जनसंख्या दबाव अधिक हो, कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन करना, जहां पर वर्षा का स्तर ज्यादा हो, साल में दो या दो से अधिक फसल वहां पर ली जा सके, इस प्रकार की विशेषता बनती है वो किसकी बनती है, गहन की। अब इसके बाद दूसरी कृषि बनती है विस्तीर्ण कृषि। विस्तीर्ण कृषि का मतलब ये होता है कि एक खुले क्षेत्र में जहां पर लोगों की बजाय भूमि ज्यादा हो। तो ये ऐसी स्थिति भारत में रहने, ये स्थिति विदेशों में पाई जाती है। जहां पर एक उदाहरण लेते हैं हम रूस देश का उदाहरण लेते हैं, वहां पर विस्तीर्ण कृषि की जाती है। और विस्तीर्ण कृषि की मुख्य विशेषता ये बनती है कि क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या कम। वहां पर इसकी बुआई से लेकर के इसकी कटाई तक सारा काम, इसकी निराई गुड़ाई में ज्यादातर है वो मशीनरी को काम में लिया जाता है। तो कहने का मतलब विस्तीर्ण कृषि बड़े क्षेत्र में की जाती है, एक प्रकार की फसल ज्यादा बोई जाती है वहां पर, और ज्यादातर मशीनरी को काम में लिया जाता है। श्रमिक वहां पर कम होते हैं क्योंकि जनसंख्या का दबाव वहां पर कम होता है। ये पॉइंट नंबर हो गया इनका 2। यानी कहने का मतलब है ये विस्तीर्ण कृषि, इसकी विशेषता पूछी जा सकती है कि क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, जनसंख्या कम रहती है, मशीनरी का अधिक उपयोग होता है, यहाँ पर व्यापारिक फसलों का ज्यादा बुआई, कहने का मतलब व्यापारिक क्षेत्र की जुताई है वो ज्यादा की जाती है। तो इस प्रकार की विशेषता बनती है वो विस्तीर्ण कृषि की बनती है। अभी इनकी परिभाषा भी आ गई, इनकी विशेषता भी आ गई। अगर ऊपर के टॉपिक की बात करें यहाँ पर शुष्क कृषि, शुष्क कृषि की विशेषता पूछी जाए तो ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां पर जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। उन क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन है वो कम होता है, वहां पर वर्षा का स्तर है वो कम रहता है, सिंचाई के संसाधनों की कमी रहती है या योजनाओं की पूर्ण उपलब्धता नहीं हो पाती है, भूमि का अनुपजाऊ होना, ये सारा है वो शुष्क कृषि का भेद है। अब इसके अलावा भी हम बात करें शुष्क कृषि में तो वर्षा से पहले जुताई कर देना, क्यों? ताकि वो वर्षा का जल है वो दूसरे खेत में नहीं जाना, प्रत्येक खेत को अलग अलग मेड़ से छोटा छोटा आकार देना, ये भी इसी की विशेषता बनती है। तो इनकी विशेषता पर भी ध्यान देना, परिभाषा के साथ साथ इनकी विशेषता भी पूछी जा सकती है। अब 3 नंबर हम कृषि की बात करेंगे, वो कृषि है उद्यान कृषि, यानी एक बगीचे के रूप में जो कृषि की जाती है वो कौन सी है, उद्यान कृषि। तीसरी उद्यान कृषि। अब भारत में ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर बगीचे के रूप में कृषि की जाती है, जैसे चाय की कृषि है, जहां पर कॉफी की कृषि की जाती है, अनेक फूलों की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि जहां जहां पर की जाती है उनको उद्यान कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे केरल का भाग आता है, यहाँ पर तमिलनाडु का कुछ भाग आता है, महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है, पूर्वी क्षेत्र में आसाम का कुछ भाग आता है, कर्नाटक का जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर भी कॉफी का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र जहां पर उद्यान कृषि के रूप में, बगीचे के रूप में जो कृषि की जाती है, इनका व्यापार करते हैं और उत्पादन है वो इनसे ज्यादा प्राप्त होता है। अब इनको अलग अलग
नामों से है उद्यान कृषि। जैसे शहरों के पास में भी की जाती है, बड़ा नगर है तो वहां पर उद्यान कृषि की जाती है, जहां पर सब्जी की कृषि हो सकती है, पुष्पों की कृषि हो सकती है, या पेड़ों की नर्सरी लगाई जा सकती है, या फल उत्पादन के लिए। यानी ये सारे जो मैं उदाहरण बता रहा हूं कि फल उत्पादन है, पेड़ों की नर्सरी है, या सब्जी की जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि है वो ज्यादातर शहरों के आसपास में की जाती है, ताकि इनके व्यापार का जो स्तर है वो ज्यादा बढ़े, इनको आय वो ज्यादा प्राप्त है। और इस प्रकार की जो कृषि होती है वो कौन सी है? उद्यानिक कृषि, या उद्यान के रूप में, कहने का मतलब बगीचे के रूप में जो कृषि की जाती है जिसमें मूल उद्देश्य व्यापार का रहता है, वो कृषि उद्यान कृषि कहलाती है। अगर इसकी विशेषता पूछी जाए तो इसमें सब्जी की कृषि की जाती है, इसमें नर्सरी कृषि की जाती है, और इनके उत्पाद को नजदीकी बाजार में बेच करके अधिक आय प्राप्त करना है। ये वर्तमान प्रणाली की कृषि है जो उद्यान कृषि के रूप में आती है। अब इसके बाद में इसका भेद है अगला, वो नंबर 4 आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि वो व्यापारिक कृषि के रूप में भी आ सकता है, परंपरागत में भी आ सकता है, ये दोनों भेदों में आ सकता है। तो जैविक कृषि को हम अलग से पढ़ते देखो, यहाँ पर ऊपर टॉपिक लेते हैं जैविक कृषि का। जैविक कृषि ये लीजिए। अब सबसे पहली बात है कि जब देश आजाद हुआ था भारत की अगर बात करें, उससे पहले या देश आजाद हुआ उस समय तक भारत में ज्यादातर कृषि किस प्रकार की जाती थी? जैविक। जैविक का मतलब है कि पशुओं की खाद को काम में लेना, यानी जैविक खाद काम में लेना, जैविक खाद काम में लेना खेत में। जैविक यानी पशुओं से प्राप्त जो खाद प्राप्त होती है, या कुछ ऐसी फसलें भी होती है जिनसे भूमि उपजाऊ होती है, तो इस प्रकार की खाद को जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। और इस जैविक खाद को काम में लेकर के भारत में पहले कृषि की जाती थी, लेकिन इनका स्तर ये रहा था कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम हो रहा था। तो ऐसी स्थिति को देख करके 60 के दशक में, यानी 1960 के दशक में, ये दशक है, और इसी दशक में 1966 में भारत में हरित क्रांति अपनाई गई थी। हरित क्रांति, इस हरित क्रांति ने कृषि का स्वरूप बदल दिया, यानी इस जैविक को है वो किसमें बदल दिया?